आज आई हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड ये टॉपिक है रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन जो कि आपको करनी होगी अगर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में डिमांड कंप्यूट करते समय एटीसी के अंडर आपको जो आपके एलिजिबल डिडक्शन थे वो अलाव नहीं किए हैं, या तो फिर उन्होंने आपको जो टीडीएस आपका जो डिडक्ट हुआ है उसका क्रेडिट नहीं दिया है। तो टीडीएस क्रेडिट ना मिलने की वजह से काफी बार कई सारी डिमांड्स आ जाती हैं। तो सबसे ज्यादा जो आजकल नोटिस आते हैं और डिमांड का जो इशू आता है वो इट इज बिकॉज ऑफ द टीडीएस क्रेडिट विच इज नॉट गिवन। तो अगर आपका 26 ईयर्स में टीडीएस दिख रहा है या 26 ईयर्स में टीडीएस नहीं दिख रहा है और आपने क्लेम किया हुआ है क्योंकि आपको फॉर्म 16A मिला हुआ है, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग आपने रिटर्न फाइल किया है एंड रिटर्न फाइल करने के बाद कुछ एरर्स की वजह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उसे प्रोसेस करते समय आपको जो एलिजिबल डिडक्शंस थे वो आपको नहीं दिए हैं। तो ऐसे सिनारियो में ये ऐसी मिस्टेक है जिसे हम बहुत इजीली रेक्टिफाई करवा सकते हैं डिपार्टमेंट से, बिकॉज इसमें कोई डिबेट या कुछ भी एक्सप्लेनेशन या इन सब चीजों की जरूरत नहीं होती है, ये बहुत ही एपरेंटली दिख सकते हैं। तो आपके पास अगर ऐसा कोई भी इंटीमेशन रिसीव होता है जिसमें डिपार्टमेंट ने आपकी डिमांड कंप्यूट करी है, तो सबसे पहले आप अपना उस इंटीमेशन को ठीक से पढ़िए। इंटीमेशन को ठीक से पढ़ने के बाद आपको एनालाइज करना है कि अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ऐसा क्या डिफरेंस किया है जो आपने रिटर्न फाइल किया था और उन्होंने जो कैलकुलेशन किया है जिसकी वजह से आपको रिफंड क्लेम कर रहे हैं और वो डिमांड रेज कर रहे हैं। तो इसका जो डिफरेंस जो है वो आपको ब्रिज करना होगा। ब्रिज आप तभी कर पाओगे जब आप उनके डिमांड कंप्यूटेशन और अपनी कंप्यूटेशन को कोरिलेट करेंगे। कोरिलेट करने के बाद अगर आपको ये रियलाइज होता है कि कुछ एटीसी के डिडक्शन से जो उन्होंने आपको अलाव नहीं किए हैं या टीडीएस सर्टिफिकेट में या टीडीएस 26 में जो दिख रहा है उसका सही क्रेडिट उन्होंने आपको नहीं दिया है, तो उस वाले सिनारियो में आपको रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन फाइल करना होता है सेक्शन 154 में। सेक्शन 154 का जो रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन होता है वो बेसिकली उस चीज के लिए होता है जहां पर आपकी मिस्टेक्स एपरेंट फ्रॉम द रिकॉर्ड्स है। मिस्टेक्स एपरेंट मतलब सामने दिख रहा है कि हाँ ये गलती हो गई है। बहुत बार गलतियां हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स आपको एंड तक इस वीडियो में बने रहना है, बिकॉज मैं आपको पूरी ड्राफ्टिंग कहाँ कहाँ पे आपको क्या चेकिंग का ध्यान रखना है वो बताऊंगी। एंड आप फिर अपनी ऐसी कोई भी एप्लीकेशन हो या ऐसे कोई भी नोटिस आया हो तो आपको उसमें क्या करना है वो आपको बहुत इजीली पता चल जाए ना, आप खुद ही उसे डील कर पाए। फ्रेंड्स सेक्शन 154 जो है ये मैंने उसका कुछ एक्सपर्ट्स लिया हुआ है। एक्सपर्ट्स आप देखिए, विद अ व्यू टू रेक्टिफाई एनी मिस्टेक एपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड इनकम टैक्स अथॉरिटी में पास एन ऑर्डर टू अमेंड इट। वो बहुत इजीली इस ऑर्डर को पास कर लेते हैं अगर मिस्टेक एपरेंट फ्रॉम द रिकॉर्ड है। इसमें सबसे ज्यादा ध्यान हमको ये रखना है कि हमारी वो जो मिस्टेक है बहुत इजीली दिखना चाहिए, एपरेंटली दिखनी चाहिए। कहीं आपको आर्ग्यूमेंट्स करने हैं, अपने पॉइंट को प्रूव करना है तो मिस्टेक एपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड नहीं है। जैसे कहीं टोटलिंग मिस्टेक हो गई है तो वो मिस्टेक एपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड है, तो वहां पर आपको कहना पड़ेगा। अगर उन्होंने कोई बेस फिगर ही गलत एंटर कर दिया है सिस्टम में तो वो मिस्टेक एपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड है, जिसकी वजह से आगे के सारे कैलकुलेशंस गलत हो गए हैं, तो वो मिस्टेक एपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड है। कहीं पर अगर उन्होंने कोई आपका डिडक्शन ओमिट कर दिया है, आपका कैलकुलेशन करते समय एंटर नहीं किया है उसे डिडक्शन देते समय, तो वो मिस्टेक एपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड है एंड उस मिस्टेक को आप रेक्टिफाई एप्लीकेशन के थ्रू कर सकते हैं एंड डिपार्टमेंट उसे बहुत इजीली एक्सेप्ट कर लेता है। इसमें टाइम लिमिटेशन होती है। जिस पीरियड में आपने नोटिस रिसीव किया है, इंटीमेशन रिसीव करी हो या 143 का ऑर्डर रिसीव किया हो, तो उस साल के एंड से 4 ईयर के अंदर आप अपनी एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। जिस डेट को आप एप्लीकेशन फाइल करोगे वो विद इन 6 मंथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसे डिस्पोज ऑफ करेंगे। ऑर्डर कौन पास कर सकता है वो भी आप ध्यान रखिएगा। तो इनकम टैक्स अथॉरिटी को अगर खुद ही समझ में आ जाएगा कि उन्होंने गलती करी है तो कई बार डिपार्टमेंट खुद ही
154 का ऑर्डर पास करके आपको इंटीमेट कर देते हैं, पर डिपार्टमेंट ये वाला ऑर्डर तभी पास करेगा जब डिमांड जो है आपकी वो बढ़ नहीं रही हो, कम हो रही हो। जैसे डिपार्टमेंट को पता चल गया कि उनकी किसी गलती की वजह से डिमांड अननेसेसरी उन्होंने एस्केलेट करके भेजी है, तो डिपार्टमेंट सुओ मोटो उसको 154 का ऑर्डर पास करके सही कर सकता है। ऐसा हमने बहुत बार नोटिस किया है। बट अगर बाई चांस आपकी डिमांड एनहांस हो रही है या रिफंड रिड्यूस हो रहा है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको 100% एक नोटिस भेजेगा, जिसमें वो आपसे आपका क्लैरिफिकेशन मांगेगा या आपके नो ऑब्जेक्शन सीक करेगा कि अगर वो डिमांड एनहांस कर रहे हैं या रिफंड रिड्यूस कर रहे हैं। तो नेक्स्ट इज ये वाला सिनेरियो तब है जब नेक्स्ट सिनेरियो जो हमारे पास है वो है उसमें आरसीसी खुद एप्लीकेशन भेजता है। जैसे आपने कोई इंफॉर्मेशन रिसीव करी, डिपार्टमेंट से गलती हो गई, डिपार्टमेंट को पता नहीं है, आप उसके नोटिस में लाना चाहते हो, तो वो तब जब एसएससी अपनी एप्लीकेशन भेजता है। सीआईटी अपील खुद इसको पास कर सकता है अगर सीआईटी अपील के पास केस लगा हुआ है और असिस्टिंग ऑफिसर उसके नोटिस में लेकर आ रहा है। तो कंटेंट्स बहुत सिंपल है इसके। आपको असिस्टिंग ऑफिसर को एड्रेस करना है, ब्रीफ फैक्ट्स एक्सप्लेन करने हैं एंड पॉइंट वाइज आपको रिप्लाई सबमिट करना है। मैं हमेशा ड्राफ्टिंग की काफी इंपॉर्टेंट टिप्स देती हूँ, तो एंड तक बने रहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट टिप्स जैसे मैं ड्राफ्टिंग के समय आपको बताऊंगी। एंड ऑफकोर्स कैलकुलेशन शीट का इंपॉर्टेंस भी मैं आपको ड्राफ्टिंग करते समय बताऊंगी। तो आपको बेसिकली ध्यान में रखना है कि ये 4 पॉइंट्स जो है ये आपको अपने बिल्कुल हैंडी रखने हैं, ताकि जब हम एप्लीकेशन ड्राफ्ट करें तो हम इन्हीं मोटे मोटे पॉइंट्स को लेकर अपनी एप्लीकेशन को लिख पाए, अच्छे से बना पाए। तो अब हम आगे हमारा मेन इम्पॉर्टेंट रिप्लाई पर। दोस्तों रिप्लाई आपको जो एप्लीकेशन फाइल करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसे आपको कोई भी गलती सामने आने पर इसको आपको फाइल जरूर करना चाहिए एंड विद इन 6 मंथ्स को इसको डिस्पोज ऑफ करेंगे as per the timelines decided for the income tax officers. So application for rectification under section 154. So rectification application by the SSC for allowing rebate under section 80C and credit for TDS certificate. तो हमने इसे मेन जुरिसडिक्शन असिस्टिंग ऑफिसर को एड्रेस किया है। यहाँ पे आपको उसका वार्ड, जिस किसी वार्ड को वो बिलोंग करते हो वहाँ, उसका पूरा डिटेल एड्रेस आपको लिखना है। नेक्स्ट वी कम टू द सब्जेक्ट। इसमें हम लिखेंगे रेक्टिफिकेशन अंडर सेक्शन 154 विद रेफरेंस टू द इंटीमेशन। इंटीमेशन हो या ऑर्डर हो, ये आपको यहाँ पे लिखना है। जो भी आपने रिसीव किया है जिसमें आपको पता चल रहा है कि ये गलती है, डॉक्यूमेंट का रेफरेंस देना है। एंड आई वुड सजेस्ट कि आप यहाँ पे कॉपी भी इनक्लोज कीजिए, कॉपी इनक्लोज फॉर योर रेडी रेफरेंस। तो आपको यहाँ पे नेम, अपना नेम ऑफ द असेसी, एड्रेस एंड पैन ऑफ द असेसी, असेसमेंट ईयर एंड डिमांड रेट, ये वाली फिगर्स आप ओपन कर दीजिए। ये बहुत ही टू द पॉइंट बढ़िया सा रिप्लाई तैयार हो जाएगा। डियर सर, अब हम मेन बॉडी पर आ रहे हैं। डियर सर, I request you to kindly refer to your intimation under section so and so, demand notice dated under section 156. Demand notice section 156 में भेजी जाती है। In respect of assessment year referred above, यहाँ हमने लिखा हुआ है wherein a sum of rupees has been shown as payable money। तो यहाँ पे जो डिमांड रेट का अमाउंट आ रहा है वही आपको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है। In this context, I would like to bring to your kind notice the assessment order under section 143 for the above assessment year. On scrutiny of my record, it is found that the following rebates have not been considered allowed while preparing the information. तो अभी हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि मुझे क्या किन किन चीजों का क्रेडिट नहीं मिला हुआ है, तो वो हम यहाँ इनकम टैक्स ऑफिसर के नोटिस में लेकर आएंगे। सो इन रेस्पेक्ट ऑफ एनएसपी परचेज, यहाँ पे मैंने ये 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं। इसके अलावा भी अगर आपके कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ उसने आपको अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन या कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस का क्लेम नहीं दिया हुआ है, मतलब क्रेडिट नहीं दिया हुआ है कैलकुलेशन करते समय, एंड आपने उसे पिछले रिटर्न में कैरी फॉरवर्ड किया था, इस रिटर्न को ब्रॉट फॉरवर्ड किया है, तो वो भी आप, इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, आप इसको चेक कर सकते हैं। उसकी एप्लीकेशन बहुत डिफरेंटली बनाई हुई है, बहुत डिटेल्ड और बहुत ब्यूटीफुल तरीके से रिप्लाइड है, वो प्रिपेयर्ड है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक देख सकते हैं। वो ब्रॉट फॉरवर्ड कैरी फॉरवर्ड लॉसेस का सेट ऑफ अगर नहीं लेना है उस वाले सिनेरियो के लिए।
यहाँ पर हम रिबेट्स एंड टीडीएस की बात कर रहे हैं। सेम एप्लीकेशन आप दूसरे पॉइंट्स के लिए भी यूज कर सकते हैं अगर इसके अलावा आपके पास है। ये इंडिकेटिव है बस, एक दो, ये तो बस मैंने सिर्फ टेस्ट पर्पज के लिए लिया हुआ है। आप इसमें और भी चीजें ऐड कर सकते हैं, बट देन आपको बस इतना ध्यान रखना है, जैसा मैंने आपको प्रीवियस अपने स्लाइड में बताया कि वो मिस्टेक एपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड होनी चाहिए। सेक्शन 154 की आप जब भी कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं, देन आपको ये इंश्योर करना है कि वो मिस्टेक एपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड है, मतलब बहुत इजीली रिकॉर्ड से पता चल रही है। एक्सप्लेन करके या रिटर्न सबमिशन देके कुछ चीजों को आपको बताना पड़ रहा है तो फिर वो मिस्टेक एपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड नहीं है, फिर देन इट्स अ मैटर ऑफ डिबेट या सबमिशन ऑफ अदर मोर डॉक्यूमेंट्स टू सपोर्ट योर प्रूफ। वो फिर 154 की बेसिक प्रोविजंस को डिफीट करता है। इसीलिए व्हेनेवर यू आर, आप जब भी 154 की रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन बना रहे हैं, यू हैव टू बी वेरी कॉशियस कि आप क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे एनएससी का उन्होंने मुझे क्रेडिट नहीं दिया है, ये बहुत मिस्टेक एपरेंट है। ये दिखता है कि इन्होंने क्रेडिट नहीं दिया है, कैलकुलेशन में ही नजर आ जाएगा, तो वो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में मेरे डेपोजिट्स हैं एंड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम में मेरे डेपोजिट्स हैं, जो मतलब मैंने प्रीमियम पे करी है, तो वो उसका भी उन्होंने मुझे क्रेडिट नहीं दिया है। समहाउ स्किप हो गया है, मे बी डिपार्टमेंट ने जब अपनी एंट्रीज करी या कैलकुलेशन करी तो हो सकता है तब स्किप हो गया हो। गलतियां किसी भी लेवल पे हो सकती है, नॉट नेसेसरी कि सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक तरीके से होता है तो वो सब बिल्कुल सही होगा। दो चीजें इलेक्ट्रॉनिक हो रही हैं, फेसलेस पे हम जा रहे हैं, बट देन आपकी जो बेसिक चेकिंग है उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। आपको अपने एंड से सारी फिगर्स बहुत अच्छे से चेक करनी है। आप ब्लाइंडली सिस्टम पर बिल्कुल भी रिलाय मत कीजिएगा, आई विल नेवर एडवाइज दैट। हाईली इफेक्टिव, हाईली इलेक्ट्रॉनिक चीजों में भी गलतियां मिलती हैं, बट देन किसी गलती से अगर आपका नुकसान हो जाए तो इट्स बेटर कि आप अपनी चीजों को ठीक से चेक कर लें। जो डॉक्यूमेंट आपके पास आया उसे आप ठीक से देखें कि वो वाकई में आपके लिए है, किसी और का प्रोसेस होके तो आपके पास नहीं आ गया है, ऐसा होता है। तो आप इसको ठीक से चेक करना, अलर्ट अटेंटिव होके चेक करना, अलर्ट रहना, ये बहुत जरूरी है। सो इन रेस्पेक्ट ऑफ टीडीएस ऑफ रुपीज, जो भी है, अगर आपको टीडीएस का क्रेडिट उन्होंने नहीं दिया है, 26 एएस में दिख भी रहा है। कई बार ऐसे होता है कि 26 एएस में कभी बाद में हमारा क्रेडिट आ जाता है सब्सिक्वेंट रेक्टिफिकेशन के बाद, और हो सकता है उस समय तो डिपार्टमेंट ने देखा ना हो या वो बाद में अपियर हो रहा हो, तो उस वाले सिनारियो में आप ये 154 में इसको एप्लीकेशन दे सकते हैं। कॉपी अटैच कर दीजिए। The Xerox copies in support of the above claims are enclosed for your kind perusal with a request to kindly allow the said deduction under section 80C. Your Honor is requested to allow all the above credits and recompute the demand. दोस्तों, इन केस अगर आपको ये रेडीमेड फॉर्मेट चाहिए एप्लीकेशन का, तो आप मुझे अपने डिटेल्स के साथ कमेंट्स में लिखिएगा। आई विल मेक श्योर कि आपको ये फॉर्मेट मिल जाए। फॉर्मेट मिलने के बाद आपको सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स करना होगा एंड आपका ये रेक्टिफिकेशन अंडर सेक्शन 154 झटपट तैयार हो जाएगा एंड रेडी टू सबमिट टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। So the mistakes being apparent from records, Your Honor is requested to pass necessary rectification under section 154. Sorry for the inconvenience. ये मेरी closing salutation line होती है। दोस्तों, इसके अलावा भी जैसे मैंने आपको बताया, हमने सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड और ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस का भी एक 154 का रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन तैयार किया है। वैसे ही हमने अदर ग्राउंड्स का भी एक बहुत जनरलाइज्ड 154 का एप्लीकेशन दिया है, जिसमें हमने वेरियस ग्राउंड्स लिए हुए हैं। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उसको भी आप जरूर देखिएगा। एंड जो भी आपके केस में बेनिफिशियल हो, आप उसे रेफर कीजिए। आपको अगर बाई चांस अगर आपको इसके फॉर्मेट्स चाहिए तो आप मुझे जरूर लिखिएगा। आई विल बी हैप्पी टू प्रोवाइड यू विद दैट। एंड आई होप आपको ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया है कि हमें क्या करना होगा और हमें 154 की एप्लीकेशन कब करनी है। तो 154 की एप्लीकेशन मिस्टेक एपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड्स के लिए ही होती है। तो आई एम श्योर आपको ये बहुत इंफॉर्मेटिव लगा होगा ये सेशन। एंड मैं नॉर्मली ऐसे वीडियोस लेके आती रहती हूँ जिसमें आई कीप एक्सप्लेनिंग अबाउट द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिसेस एंड एवरीथिंग।
अगर आपको कोई नोटिस मिला है या कुछ भी मिला है। आपको अगर किसी भी चीज की क्वेरी करनी है तो आप मुझे कमेंट्स में लिखिएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो डेफिनेटली बनता है, तो आप इसे प्लीज कीजिए। बेल बटन आइकन प्रेस कीजिए सो दैट मैं जो ये ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आती हूँ ये सबसे पहले आपके मेल बॉक्स में आए और आप उसे देख सके। फ्रेंड्स एंड कॉलीग्स के साथ आप इसे जरूर शेयर कीजिए सो दैट उनको भी इस चीज का बेनिफिट मिले। देखिए, शेयरिंग इज ऑलवेज केयरिंग। ये जो मेरे जो पर्पस है ये वीडियोस बनाने का वो यही है कि हम जो इतना टीडियस और ये इनकम टैक्स के कंप्लायंस से इतना डरते हैं, तो घबराते हैं, इट इज बिकॉज वी डोंट हैव प्रॉपर नॉलेज। अगर हमारे पास प्रॉपर नॉलेज होगी और कोई हमें ऐसे फॉर्मेट के साथ गाइड करेगा तो हम डेफिनेटली सारे कंप्लायंसेस बहुत प्रॉपरली करेंगे एंड अच्छे से कर पाएंगे। तो हमारा एम स्पेसिफिकली यही होता है कि हम इतनी इंफॉर्मेशन शेयर करें जो आपके लिए बेनिफिशियल हो, है ना। ये छोटे छोटे टैक्स कंप्लायंसेस आप बिना घबराए, बिना किसी डरे आप इजीली कर पाए। एंड ये आपके लिए हमेशा एक सेफगार्ड रहेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अगेंस्ट कि आप अपने कंप्लायंसेस रेगुलर कर रहे हैं, आप रेगुलर एप्लीकेशंस और नोटिस का रिप्लाई दे रहे हो। सो ये आपके लिए हमेशा बेनिफिशियल रहेगा इन द लॉन्ग रन। तो एंड तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद एंड फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्टे सेफ एंड हेल्दी।